फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज को वीडियो श्रृंखला में हम देखेंगे पार्किंसन डिजीज। इसका क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या मेडिसिन है, कौन सी होम मेडिसिन है और कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है, और इसके लिए कौन से आधुनिक साइंस उसके लिए टेस्ट करते हैं फॉर डायग्नोसिस। सब हम आपको ये वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आप हमारा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको पार्किंसन के कंप्लीट आपको ये डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट आपको एजुकेट कर सकेंगे। मित्रों, कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो पेरेंट्स होता है 50-55 साल के होते हैं, कई बार आपके दादा दादी होते हैं, कई बार आप भी 55-50 के ऊपर पहुंच गए होते हैं। तो शुरुआत में कई बार क्या होता है कि आप कोई चेक्स काटते हैं और सिग्नेचर करते हैं, और चेक डालते हैं तो चेक बाउंस आता है। उसका कॉज बताया जाता है कि आपका जो चेक में जो सिग्नेचर किया है ये वेरीफाइड नहीं होती है। मित्रों, आपने 2-3 बार ट्राई करते हैं, फिर से डालते हैं और फिर से बाउंस हो जाता है, तो आप गुस्सा होकर मैनेजर के पास भी चले जाते हैं। तब मैनेजर साहब बोलते हैं कि श्रीमान जी, जेंटलमैन, यू आर, आपकी ओल्ड सिग्नेचर देखिए और अभी जो सिग्नेचर आता है ये सिग्नेचर में डिफरेंट आता है। એટલે मतलब क्या है कि आपको जो सिग्नेचर करते हैं पहले सिग्नेचर साथ कंपेयर नहीं होती है, तो आपको कोई ज्ञान तंतु का डिजीज हो सकता है, ऐसा ये वार्निंग देता है। ये जो वार्निंग होता है, हमारा जो सिग्नेचर मैच नहीं होता है, दिस इज अ प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। मित्रों, ये जो पार्किंसन डिजीज होता है ये क्या होता, कैसे होता है, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो जो पार्किंसन डिजीज है, तो हमारा शरीर में जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन धीरे धीरे डाई हो जाता है, डेड हो जाता है। न्यूरॉन की जो मात्रा है जो बढ़ना चाहिए वो घट जाती है और धीरे धीरे डेड हो जाता है। तो ये जो न्यूरॉन की जो वाहकता है, ये मिथाइल डोपा नाम का जो एंजाइम्स होता है, ये डोपामाइन जो एंजाइम्स होता है ये रिलीजिंग फैक्टर है। ये रिलीजिंग फैक्टर में कमी आती है तो हमारा शरीर में ये जो रोग होता है ये पार्किंसन रोग होता है, ऐसा संशोधन हुआ है। मित्रों, अभी तक उसका जो कंप्लीट उसका जो डायग्नोसिस नहीं हुआ है, कौन से कारण से होता है, पर जनरली हमारा शरीर में डोपामाइन की कमी की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। मित्रों, ये कई बार आपने देखा होगा कि आपका शरीर ऐसे ध्रुजता है, तो उसका कारण भी ये डोपामाइन है। वर्ल्ड में अभी तक 50 करोड़ से 70 करोड़ लोगों ये रोग से प्रभावित है, और इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित है। तो मित्रों, ये जो ज्ञान तंतु का डिजीज है ये प्रोग्रेसिव डिजीज है और ये धीरे धीरे बढ़ता है और हमारी लाइफ क्षीण करता है। मित्रों, इसको आयुर्वेदिक में कंपवात भी बोलता है। कंप मीन्स ध्रुजना और वात मीन्स वायु प्रकृति के आभारी होता है, तो उसको कंपवात भी बोला जाता है। और ये आयुर्वेदिक में भी उसका अच्छी मेडिसिन है, ऐसे होम्योपैथिक में भी अच्छी मेडिसिन है। मित्रों, आज हम डिटेल होम्योपैथिक के बारे में आपको बताएंगे। तो उसका कौन सा साइन एंड सिम्टम्स होता है। तो सबसे पहले ये जो रोग होता है इसमें ट्रेमर आता है, ध्रुजारी आता है। पेशेंट को हाथ ध्रुजता है, नोट ध्रुजता है, शरीर ध्रुजता है, पैर ध्रुजता है। थोड़ा भी ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। धीरे धीरे शुरुआत में आपको हैंड राइटिंग करने में मुश्किल होती है, बाद में आपको जो लिखने में तकलीफ होती है, आपका हैंड राइटिंग चेंज हो जाता है, आप सीधी रेखा में लिख नहीं पाते हैं, तो ये प्रोग्रेस हो जाता है। और प्रोग्रेस होने में आपका जो शरीर है वो ध्रुजने लगता है, आपका शरीर कांपने लगता है, हेड भी लोडिंग करने लगता है, शरीर भी कांपने लगता है। सेकंड थिंग, आपको ब्रेडिकाइनेशिया हो जाता है। ब्रेडिकाइनेशिया का मतलब आपके जो हलन चलन है वो स्लो पड़ जाती है। आप जो आंख है पटपटाता है, स्लो बोलते हैं, पटपटाते हैं, आप स्लो बोलने लग जाते हो। आपका जो वॉइस में एक ध्रुजारीपन आ जाती है, आप स्लो बोलने लगते हैं। आपका खाना पीना भी स्लो हो जाता है। आप कोई चाय पियो या चम्मच से खाओ तो हाथ ध्रुजता है, मुंह तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार आप माल नरिशमेंट भी हो जाते हैं और कई बार उसका बड़ा बड़ा भी कॉम्प्लिकेशन होता है। मित्रों, इसकी वजह से हमारा शरीर में रिजिडिटी आ जाता है, स्टीफ हो जाता है, शरीर में पेन हो जाता है, शरीर में थकान लगता है, वीकनेस फील करता है। पेशेंट फिजिकली भी वीकनेस लगता है और मेंटली वीकनेस लगता है। मित्रों, ये जो रोग होता है किसको होता है। जो ये रोग होता है, सबसे पहले जो लोग मेंटली वर्क ज्यादा करते हैं,
तो सबसे मेंटली वर्क में एक तो डॉक्टर आता है जो सर्जन होता है, कंसंट्रेशन करके या फोकस करके ऑपरेशंस करता है या पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उनका माइंड वर्क ज्यादा रहता है, तो डॉक्टर को होने की संभावना रहती है। कई बार जो वकील होते हैं, कई बार जज होते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम रहता है। और कई बार आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट होते हैं, कई बार वो कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कोई आर्ट में मशगूल होता है, उसको लंबे टाइम तक ये न्यूरॉन्स डैमेज होने की संभावना रहती है। कई बार मित्रों आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पर होती है उसकी लाइबिलिटी ज्यादा होती है, तो कई बार ये सिग्नेचर करते हैं तो ओवर कॉन्शियस की वजह से उनको भी ये हाथ धुलना और राइटर क्रैम्प्स होना ये शुरुआत का लक्षण है और ये होता है, और ये उसको कंपवात भी बोला जाता है। और जो डिग्निटी में काम करते हैं, जो हायर अथॉरिटी में काम करते हैं, उनको भी ये पार्किंसन होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो लोग मेंटली वर्क रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जो लोग पर्टिकुलर काम में रहता है, उनको ये ज्यादा रहता है। मित्रों कई बार बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी लॉन्ग टर्म आपको न्यूरॉन वीक पड़ने की संभावना रहती है। तो भी जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसको एक तरह की एक्सरसाइज मत करो और लंबे तक एक ही एक्सरसाइज, शरीर को एफर्ट हो इतनी एक्सरसाइज करो, नहीं तो आपको ये डेंजरस डिजीज में आप सफल हो सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे हमारा शरीर धीरे धीरे हाथ जुटता है, बाद में शरीर जुटता है, बाद में आपका जो बॉडी काइनेशिया हो जाता है, बॉडी का जो शिथिलीकरण हो जाता है, ये सब कुछ सिम्टम धीरे धीरे आता है, प्रोग्रेस आता है और आपकी ओल्ड एज खत्म कर सकता है और आपको किसी के साथ डिपेंडेबल रहना पड़ता है। मित्रों इससे क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? एक तो कॉम्प्लिकेशन ऐसा होता है कि आप सारी जिंदगी तक एक्टिव रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे हो, लोगों ने रिस्पेक्ट किया हो, बट जब भी आपको ये डिजीज हो गया हो तो आपको एक मेंटली फोर्स नहीं कर पाते, अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो आप एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। कई बार आपको डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है और लगता है कि मेरे लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, और धीरे धीरे जो दर्द होता है वो जेनेरिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओल्ड उम्र के जो डिजीज होता है ऐसे डिजीज में वो कन्वर्ट हो जाता है। कई बार उसका स्पीच होता है धुसता है, कई बार वो फटीक हो जाता है, कई बार वो सेक्सुअल उनके इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, उनका ब्लैडर भी इन कंट्रोल रहता है, यूरिन निकल जाता है तो भी शर्म आ जाती है और पेशेंट को धीरे धीरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, दर्दी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो खड़ा नहीं कर रहता है, उसका जो पोस्चर होता है वो ऐसे हो जाता है, सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। खड़ा रखो तो कई बार इसको सपोर्ट लेना पड़ता है, बैठा हो तो भी सपोर्ट लेना पड़े, कोई चेयर में बैठा हो तो उनके आजू बाजू में तकिया रखे उसको सीधा बैठाना पड़ता है। कई बार उसको खड़ा रहने का हो तो भी इट टेक टाइम्स, एंड जो बॉडी फंक्शन होता है रिथमेटिक काम नहीं करता है तो उठने में भी उसको तकलीफ रहता है। जब दर्दी चलता है तो एक एक पैर रख के और चलता है। शुरुआत के तबक्के में आपने देखा होगा जिन लोगों को पार्किंसन की शुरुआत होते हैं वो सीधी स्ट्रेट रेखा में नहीं चल सकता है, ये वाका चुका चलता है। तो उसका कारण भी आपको लगता है कि उन्होंने कोई अल्कोहल ड्रंकार्ड ले लिया है इसकी वजह से लेता है, पर वही कारण नहीं है। वो उसको जो गेट हो चेंज हो जाता है, जो वॉकिंग चलने का जो होता है वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण उसको ये प्राइमरी सिम्टम्स होता है। तो आपको लगता है कि उन्होंने अल्कोहल पी लिया है और इसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। मित्रों इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आधुनिक साइंस में उसको ये जो सीटी एमआरआई करते हैं, इसमें सीटी एमआरआई में करने से जो उसका सेरिबेलम होता है, छोटा जो उसका ब्रेन होता है, ये सिकुड़ जाता है। तो कई बार उसका कॉम्प्लिकेशन में सेरेब्रल एट्रोफी चेंजेस ऐसा कुछ लिखा होता है, तो ये प्राइमरी कॉज होता है और ये भी अलग अलग कॉज से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसका कारण अभी तक मालूम नहीं हुआ है, पर जो पार्किंसन रोग का कारण है एक जीनेटिक कारण हो सकता है, कई बार विटामिन डी का कारण हो सकता है, कई बार ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, ब्रेन में ट्यूमर हो, और कई बार स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूबरकुलोसिस हो और इन्फेक्शन हो, कई बार सिफिलिनम का इन्फेक्शन हो। ये भी कारण उसका अभी तक माना नहीं गया है, पर ये कई कारणों में देखा गया है। कई बार कारणों विटामिन डेफिशिएंसी भी से वजह से भी हुआ है, और कई कारण 10% कारण उसको साइकोसोमेटिक प्लेन में डिस्टर्ब होने से भी कई बार ये प्रॉब्लम होता है। कई बार ये पार्किंसन कोई ड्रग इंड्यूस की वजह से होता है। सपोज ये उसको पार्किंसन नहीं बोला जाता है। सपोज आपको अस्थमा की डेरिफाइलिन कोई ग्रुप की दवा लेते हो और उसको डबल डोज में लेने से आपको एक जात का ट्रेमर आ जाता है, तो ये ड्रग इंड्यूस ट्रेमर है, ये पार्किंसन ट्रेमर नहीं है। कई बार आपको कोई बॉस है और आपको उसके साथ इंटरेक्ट
और इम्पोज करता है। कई बार लेडीज भी होता है घर में, उसका बॉसिज्म होता है तो हस्बैंड को बेयर करना पड़ता है और उसको भी कई बार इंटरनल ट्रेमर आता है और कई बार उसको भी जजमेंट लेने में तकलीफ हो जाता है। ये भी कारण एक ट्रेमर होता है। ये कारण ट्रेमर जो होता है ये साइकोसोमेटिक सेपरेशन है। इट इज अ नॉट कॉज फॉर द पार्किंसन। पार्किंसन हमने आगे बताया वही सिम्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ले सब जो ध्रुजारी आती है और ध्रुजारी का अलग अलग कॉज है, ये तुम्हारा डॉक्टर के पास जाके आप एनालिसिस करो, सिम्टम करो और आपका जो रेडियोलॉजिकल आपको इन्वेस्टिगेशन कराए तो इसमें आपको झड़प से मालूम पड़ सकता है। मित्रों, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको होम मेडिसिन में बताओ तो विटामिन ई की मात्रा आपको बढ़ाने की है। तो विटामिन ई कहाँ से मिले? तो विटामिन ई जो भी ड्राई फ्रूट्स है इसमें सोर्स ऑफ विटामिन ई ज़्यादा मिलता है। तो हमारा बादाम है, काजू है और पिस्ता है और वॉलनट में सबसे ज़्यादा विटामिन ई की सोर्स है। तो आप दो वॉलनट खाओ तो इसमें विटामिन ई मिलता है। कई बार हमारा विटामिन कुदरत सोर्स से नहीं मिलता है तो शरीर में डेफिशिएंसी रहता है। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण भी आपको जो पार्किंसन हुआ हो तो ये रिपाइड करता है, स्लो करता है, स्लो डाउन भी कर देता है। और सेकंड थिंग, आपको जो भी है ब्रोकली आप ज़्यादा लीजिए तो ब्रोकली में से भी आपको विटामिन ई ज़्यादा मिलता है। मित्रों, इसमें विटामिन सी भी बहुत काम करता है। तो जो खट्टे फ्रूट्स है ये आप ले सकते हैं। संतरा है, उसका जो जूस बना के आप ले सकते हैं। सब तरह के जो फ्रूट्स होते हैं इसमें जो भी सोर्स ऑफ विटामिन होता है ये हमारा इंटरनल नर्वाइन सिस्टम को रिपेयर करता है। जो डैमेज हुआ है हमारा नर्व सेल को रिपेयर करता है और हमारा जो डोपामाइन डिक्रीज हुआ है उसको लेवल को अपलेट करता है। तो हमारा न्यूरॉन्स रिपेयर्ड होता है और नॉर्मल सी हो जाता है। मित्रों, ये जो रोग है ये 40% ही मिटता है। 60% उसको स्टॉप करो तो ये आपको अच्छा कर सकता है। मित्रों, इसके लिए आपको कौन से एक्सरसाइज करने का है? तो इसमें माना गया है कि जो यंग हो तो आप मापसर एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज भी अलग अलग कीजिए। सेकंड थिंग, आपका जो बॉडी वेट है और आपका हाइट है वो प्रपोज्ड रखिए। और जिसके फैमिली में ये पार्किंसन है और आपको पार्किंसन का थोड़ा सिम्टम दिख रहा है तो आपका बॉडी वेट से आपका जो वेट है और हाइट के मुताबिक 5 किलो कम रखिए। तो ये करने से आपकी मोटालिटी बढ़ेगा। आपको ये पार्किंसन का जो सिम्टम आया हुआ है ये रिपेयर करेगा, स्लो डाउन कर देगा। तो आपको ये एंड स्टेज में पार्किंसन का जो डैमेज होता है और आप जो बेबस हो जाते हैं ये नहीं हो पाओगे और आपका जो एंड स्टेज तक आपकी लाइफ अच्छा रहेगा। मित्रों, इसमें एक्टिव एक्सरसाइज से पैसिव एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पैसिव एक्सरसाइज में आपको योगा करने का है। स्ट्रेच जितना करोगे तो मसल के साथ ज्ञानतंतु फोर्सफुल स्ट्रेस होता है, जो उसको शरीर को चाहिए इतना ही स्ट्रेस होता है। तो इसको डैमेज नहीं होता है और ज्ञानतंतु रीएस्टैब्लिश होता है, रिजुवाइंस होता है और हमारा शरीर सक्षम बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है। तो एक तो योगा कीजिए। सेकंड थिंग, आपको प्राणायाम, तो प्राण शक्ति को मजबूत करने का है। प्राण शक्ति मजबूत करने से, कपालभाति करने से हमारा शरीर में 10 से 15% ऑक्सीजन बढ़ता है। ऑक्सीजन बढ़ने से ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बढ़ता है। जो भी हम खुराक खाते हैं इसका डाइजेशन अच्छा होता है और जो खुराक में से जो हमको कुदरती सोर्स हमारा जो एनर्जी मिलता है ये हमारा शरीर में वेयर एंड टेयर जो नुकसान हुआ है, जो ज्ञान तंतुओं को ये ऑटो इम्यून से उसको रिपेयर कर देता है और हमारा शरीर को फिर से अच्छा बनाता है। ज्ञान तंतुओं का जो डैमेज की प्रक्रिया का रेशियो है घट जाता है और फिर से एक्टिव हो जाता है। तो ये जो डैमेज बनेगा नहीं तो ये डोपामाइन भी बढ़ेगा और आपका ज्ञान तंतु का रिपेयर करेगा। तो आपका पार्किंसन स्लो डाउन कर देता है और अच्छा करता है। मित्रों, इसमें विटामिन जो ई है ये फिश ऑयल में से भी मिलता है। कॉड लिवर ऑयल नहीं पर फिश ऑयल लेने का है। ये फिश ऑयल आपको ऑनलाइन मार्केट में आप सर्च करोगे तो आपको फिश ऑयल मिलेगा। जो नॉन वेजिटेरियन है ये कंज्यूम कर सकते हैं, पर जो वेजिटेरियन है ये फिश में से बनती है। आपको जो प्रॉब्लम्स ना हो तो ये फिश ऑयल में से आप ये दवा ले सकते हैं और इसमें भी आपका ये अच्छा रहेगा और विटामिन और ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 मिलेगा। ये ज्ञान तंतु के लिए अच्छा है। तो इसमें जो वेजिटेरियन है ये ले तो उसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको जीवन निर्माण के लिए लेने का है। तो ईश्वर का नाम लेके हम कोई फीस नहीं खाते हैं, पर इसका जो ऑयल होता है हमारा शरीर निर्माण के लिए अच्छा है और रिपेयर करता है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। मित्रों, सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं कि कोकोनट वर्जिन ऑयल मिलता है। कोकोनट ऑयल की मैं बात नहीं करता हूँ, पर आप मार्केट में सर्च करोगे तो कोकोनट वर्जिन ऑयल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको सुबह में 20 ड्रॉप्स गुनगुना पानी में एम्प्टी स्टमक लेने का है।
तो जो पार्किंसन होता है, ट्रेमर होता है, तो इसमें ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने भी देखा है। और मैं मेरे सारे पेशेंट को 35 साल में सारे अच्छे पेशेंट को, ज्ञान तंतु के पेशेंट को, और ये जो पार्किंसन वाले पेशेंट होते हैं, राइटर क्रैम्प वाले पेशेंट होते हैं, सबको मैंने एडवाइस करता हूँ और रिजल्ट अच्छा है। तो आप भी वर्जिन ऑयल 20 ड्रॉप गुनगुना पानी में सुबह में 6 से 1 साल लिया करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना गया है। मित्रों, मेडिटेशन में भी आपने देखा होगा, जो लोग कायम में मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और मेडिटेशन की वजह से उनका कॉर्टेक्स लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टेक्स लेवल के हमारा उनका जो ब्रेन्स होता है ये बड़ा होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव होता है। और ब्रेन बड़ा हो जाता है तो ब्रेन्स में जो न्यूरॉन भी बढ़ता है, और न्यूरॉन बढ़ने से उनका जो न्यूरॉन की डिस्ट्रक्शन रेशियो होता है कम हो जाता है, और कम हो जाने से उनका जो पार्किंसन होता है ये रोग स्लो डाउन हो जाता है। तो ये आप लंबे तक उसका एक एक्सरसाइज करो, तो ये माइक्रो एक्सरसाइज है। ये माइक्रो एक्सरसाइज हमारा फिजिकल एक्सरसाइज से भी अच्छा काम करता है। ये सीधा ज्ञान तंतु पर इफेक्ट होता है, और इसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल 10 से 15 गुना बढ़ता है। तो इसकी वजह से हमारा जो शरीर में जो भी खुराक है ये उसको ऑक्सीडेशन फास्ट करता है, और हमारा शरीर को रुष्ट और स्ट्रांग बनाता है। आपने देखा होगा कि जो योगालिस्ट है, योग वाले हैं, ये जो डीओडी होते हैं, उनकी लाइफ लंबी होती है और अच्छी तरह जी सकता है। मित्रों, इसमें होम्योपैथिक में कौन सी दवा है? मित्रों, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है। शुरुआत का स्टेज की भी है, सफर होने के बाद भी है, पर जो भी सफर हो गया है, कंप्लीट ट्रेमर हो गया है, सेकेंडरी स्टेज में आ गया है, इसका क्योरिंग 40% से 50% है। पर जो शुरुआत के सिम्टम में हमारे पास पेशेंट आता है, ये ठीक हो जाता है। मैंने 35 साल की उम्र में अभी तक 1500 से 2000 पेशेंट देखा है। इसमें 50 से 60% जो राइटर क्रैम्प्स वाले पेशेंट है, जो अर्ली पार्किंसन वाले सिम्टम्स होता है, जो गेट की प्रॉब्लम है, वॉकिंग की प्रॉब्लम हुआ हो, बैलेंस नहीं होता है, खड़ा नहीं पाता है, इसमें हमारे जो दवा है न्यूरोट्रांसमिशन बढ़ाता है। जो डोपामाइन घट गया हो तो लेवल बढ़ाता है, शरीर को मेंटली एंड फिजिकली फोर्सफुल बनाता है। आप होम्योपैथिक में दवा आप ले सकते हैं। मैं आपको 5-7 दवा का मैं अनुमोदन करता हूं, आप सुनिए, और आपको लगे तो आप खुद ले सकते हैं, नहीं तो कोई अच्छा होम्योपैथ के पास जाके, वेल एक्सपीरियंस होम्योपैथ हो और एमडी पढ़ा हुआ हो, तो आपको वेल बेटर आपका जो रोग का वो निदान अच्छी तरह कर सकता है, और आपकी जो डायग्नोसिस कर सकता है, और आपको क्योर कर सकता है। तो सबसे पहले जो दवा है जिनसिंगियम दवा है। जिनसिंगियम 30 पोटेंसी की दवा है, आपको 90 डेज तक लेने का है। शुरुआत को जो राइटर क्रैम्प्स होता है, आपका हाथ ध्रुसता है, आपको जब भी मेंटल डिमिनिश होता है तब आप शरीर ध्रुसता है, विल पावर कॉन्फिडेंट ब्लैक ऑफ हो जाता है, आप कई बार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्नेचर करता है और आपका बॉडी फोर्स नहीं करता है, तो ये रिदम सेट करता है, और ये हमारा ज्ञान तंतु का टॉनिक है। तो ये जिनसिंगियम 30 पोटेंसी की दवा आप 90 डेज तक सुबह दोपहर शाम को लेने का है। इसके साथ बायोकेमिक में कालीफॉस 6x पोटेंसी 2 गोली भी आपको 90 डेज तक लेने का है। ये मेरी फेवरेट दवा है, मैं कई पेशेंटों को दिया है। कालीफॉस वर्क वेल, पर 6x पोटेंसी से ज्यादा पोटेंसी वर्क नहीं करो, आपके ज्ञान तंतु में बहुत इफेक्टिव होता है। मित्रों, सेकंड दवा है अगारिस्कस मस्कुलस। जो अगारिस्कस नाम की जो दवा होती है, ये हमारा कोरिया में भी काम करता है। कोरिया मीन्स ये डांसिंग, एक ही मसल डांस करे। कई बार लोगों ने देखा हो तो सारा नोडिंग होता है, कंटिन्यूस नोडिंग होता है, वन टाइप ऑफ डांसिंग। तो जब डांस करते हैं नोडिंग होता है, तो कई बार इनवॉलेंट्री नोडिंग्स होता है, तो उसको कोरिया बोलता है। कई बार शरीर एकदम डांस करता है, तो उसको कोरियन, मैं अगले वीडियो में हम कोरिया डिजीज के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये कोरिया डिजीज में भी काम करता है, राइटर क्रैम्प में भी काम करता है। तो ये जो एगारिकस मस्कुलिस जो दवा है 30 पोटेंसी में, ये भी 90 डेज तक लो। इसके साथ कालीफॉस 30 पोटेंसी ले सकते हैं। तो थर्ड जो दवा है कैल्केरिया फॉस। ये कई बार हमारा फॉस्फोरस एंड कैल्केरिया की जो कमी की वजह से, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होता है, तो ये रिपेयर करता है, हमारा शरीर को कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बढ़ाता है। तो जो हमारा बोन्स और न्यूरॉन्स में जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ाती है, जो खनिज होता है, ये भी स्टेमिना बिल्टअप करता है, ज्ञान तंत्र को स्टेबिलिटी लाता है, और जो भी ज्ञान तंत्र को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, एक जात का टॉनिक है। तो ये भी आपको कैल्केरिया फॉस बायोकेमिक में 6x लंबे टाइम तक चलाते रहो 2 गोली, तो उसका भी प्रभाव अच्छा है, और आपको जो पार्किंसन में बहुत अच्छा काम कर सकता है। मित्रों, इसके साथ एक थूसा नाम की दवा है।
ये थूजा है, ये हमारा शरीर में कोई इन्फेक्शन की वजह से या फंगस की वजह से हुआ हो तो ये जो दवा होती है हमारा शरीर में फंगस मार देता है। ये दवा दो तरह का काम करता है, जो भी जितना भी डिजीज होम्योपैथिक सेकेंडरी प्रिस्क्रिप्शन से क्योर हुआ है उसको नीचे नहीं लाता है, और सेकेंडरी जो भी दवा हम होम्योपैथिक लेते हैं उसको बूस्टिंग करता है। तो ये दवा जो थूजा है 1 mg पोटेंसी में महीने में एक ही बार लेने का है, और ये दवा 1 साल तक चलाने का है। तो ये इंट्राकरंट नोजो, ये वर्क वेल और ये अच्छा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, जो सिलिशिया नाम की एक दवा है, ये सिलिशिया 30 पोटेंसी में हमारा ये बारूद में से बनता है, धूल में से बनता है। ये दवा एक खनिज है। ये दवा आपने देखा होगा कि हम जब मकान बनाते हैं तो ये बारूद का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे ही ये बारूद में से जो दवा बनती है उसको सिलिशिया बोलते हैं। ये सिलिशिया 30 पोटेंसी में आप लेने से जो शरीर के न्यूरॉन्स में वेरेंट या नुकसान हो गया है, डैमेज हुआ है, कोई भी कारण से हो, मेंटली या फिजिकली हो, तो ये बारूद जैसे हमारा मकान बनाने में बारूद रिपेयर करता है, ऐसे शरीर में इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा किडनी होता है, जैसे हमारा स्किन होता है, जैसे न्यूरॉन्स होता है, मसल्स फाइबर में हुआ, जहां भी वेर एंड टायर होता है, तो ये दवा इंटरनल जाके उसको रिपेयर करता है कुदरती, और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये आप 6 मंथ तक चलाओ तो कई बार न्यूरॉन का जो डैमेज होता है धीरे धीरे स्लो डाउन कर सकता है, और आपको जो पार्किंसन और राइटर क्रैम्प में भी ये को मदद कर सकता है। कई बार मित्रों आपके खनिज की डेफिशिएंसी से होता है, तो कई बार जो सोना में से हमारी दवा बनती है ऑरम मेटालिकम, ये दवा भी आप 6x पोटेंसी में लो तो कई बार ये जो सुवर्ण के जो तंतु होते हैं और इसके कारण भी हुआ तो ऑरम मेटिकल रिपेयर करती है। कई बार कॉपर का जो सेल्स हमारा बॉडी में कमी होती है तो क्यूप्रम मेटालिकम दवा है, तो ये भी दवा आपको 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेने से तो ये खनिज को रिपेयर करता है, बैलेंस करता है। कई बार जिंक कम बैठा होता है, जिंक हमारा शरीर में कम हो जाता है, और जिंक इज वन ऑफ द हमारा शरीर में कहीं से भी जिंक नहीं मिलता है। जिंक हमारा एक इम्यूनोफोर्स है, तो ये हमारा इम्यूनोफोर्स एक बार घट जाता है तो ये जिंकम मेटालिकम नाम की जो दवा होती है ये भी 30 पोटेंसी में आप लंबे तक लोगे तो खनिज के आयु हुई है, ये जो भी ट्रेमर हो ये रिपेयर हो सकता है। मित्रों, ये जो सब कुछ मैंने दवा बताया है, डू एंड डोंट्स बताया हुआ है, आप फॉलो कीजिए। मेरे को लगता है कि आप भी रिपेयर हो जाओगे और आप अच्छी स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने अभी तक 1500 से 2000 पेशेंट देखे हैं और इसमें से कई पेशेंट इसमें से बाहर निकल गए हैं। प्राइमरी स्टडी में आप इतनी दवा लो तो आपका जो प्राइमरी सिम्टम्स है ये ठीक हो सकता है। मित्रों, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, या आपके फेसबुक अकाउंट में और व्हाट्सएप पे भी शेयर करो। जिसको भी ये जरूरत हो तो ये जरूरतमंद को ये वीडियो को जो एजुकेट करेगा तो उनकी लाइफ में एक सेवा का भाव रहेगा और आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। मित्रों, फिर से मैं बोलता हूँ, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।